अरे महारानी, कब तक बच्चे का बहाना बनाकर बैठी रहोगी। कब से कह रही हूँ कि मेरे बेटी दामाद आने वाले हैं, खाने की तैयारी कर लो, पर समझ में नहीं आता तुम्हें। मोहिनी जी गुस्से में गरजते हुए बोली। तो सास की बात सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मासूम से बेटे को देखते हुए कहा, माँ जी कैसे खाना बनाऊं? देख रही है ना आप कि मोनू को कितना तेज बुखार है। एक मिनट भी उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में कैसे खाना बनाऊं? आप बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। ये सुनकर तो मोहिनी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाहर से ऑर्डर कर दूं? अरे क्या तुम्हारे बाप ने पैसे भेजे हैं बाहर से ऑर्डर करने के लिए? और क्या कह रही हो तुम? बाबू के पास बैठी हो। अरे वो रो थोड़ी रहा है, आराम से जाकर खाना बनाओ। दामाद के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जितना सामान बोला है सब कुछ बन जाना चाहिए, और मीठे में तो गाजर का हलवा चाहिए ही चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए मोहिनी जी बाहर चली गई और हॉल में जाकर आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। इधर जब पूनम ने देखा कि उसके बेटे मोनू की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है, बुखार और तेज होता जा रहा था, मोनू बुखार से तप रहा था, तो वो भागते हुए मोहिनी जी के पास गई और बोली, माँ जी प्लीज़ जल्दी से गाड़ी बुला दीजिए। मोनू को डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। उसको घर की दवाई से कोई आराम नहीं हुआ, बुखार बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा बहू, अब मोनू को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी मंगवा कर गाड़ी का भी किराया दूँ? अरे तुझे पता है ना, डॉक्टर के पास जाते ही पहले वो फीस के रुपए लेता है, फिर दवाई का भी खर्चा। इस तरह तो अच्छा खासा 5-6 हज़ार का बिल तैयार कर दिया तुमने। रुको, मैं लेकर आती हूँ दवाई, कहते हुए मोहिनी जी घर से बाहर निकल गई और जाकर मोहल्ले के डॉक्टर के पास से दवाई ले आई। दवाई खाते ही मोनू को उल्टियाँ होने लगी, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। तो अपने बेटे मोनू को इतना परेशान देखकर पूनम भी परेशान हो गई। उसको गोद में लिए रो पड़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बार बार अपने पति संदीप को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन संदीप का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया था। इन सब से परेशान पूनम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या करे, कहाँ जाए? तभी मोहिनी जी फिर से कड़कती हुई आवाज़ में बोली, अरे बहू कुछ तो शर्म कर लो। आज तो तुम मेरी इज्जत की धज्जियाँ ही उड़ा दोगी। कितनी बार बोला है मैंने कि दोपहर होने वाली है और खाने का नामो निशान तक नहीं है। अरे अभी तक तुमने गाजर का हलवा भी नहीं बनाया है। पता है ना दामाद जी को कितना पसंद है। लगातार मोनू के पास बैठी हो। अरे बैठने से उसको आराम हो जाएगा तो मैं बैठ जाती हूँ, जाकर तुम खाने की तैयारी करो। सास की बातें पूनम के दिल को और भी छलनी कर रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी मोनू को इस दवाई से कोई आराम नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज़ गाड़ी बुला दीजिए। डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मोनू को कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ जी प्लीज़ समझिए, उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। अरे बहू, छोटी मोटी बीमारी में तुम लोग इतना घबरा जाते हो, समझ में नहीं आता मुझे। अरे दवाई है, धीरे धीरे आराम करेगी। सुला दो उसे और छोड़ दो, सोने दो उसको। थोड़ी देर सोएगा तो आराम हो जाएगा। मैंने भी बच्चे पाले हैं, तुम कोई अनोखी माँ नहीं हो। माँ जी मोनू की उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? और बहू तुम भी समझने की कोशिश करो, मैं बैठी हूँ इसके पास, तुम जाओ खाने की तैयारी करो। पूनम समझ गई कि सासू माँ के आगे रोकर कोई फ़ायदा नहीं है। खुद का तो घर से बाहर निकलना मुश्किल था और संदीप का फ़ोन भी नहीं लग रहा था।
फ़ोन लगाकर होगा भी क्या। संदीप दूर गया हुआ था, उन्हें तो आने में टाइम लगेगा। जब पूनम को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया और सारी बात बताकर उसे तुरंत बुलाया। भाई के आने से पहले पूनम ने अपना और मोनू के कुछ कपड़े पैक कर लिए। करीब आधे घंटे बाद ही पूनम का भाई आ गया। पूनम के भाई को देखते ही मोहिनी जी की भौहें तन गई। अरे बेटा, क्या बात है। मौसी जी, वो मुझे दीदी ने बुलाया है। मोनू की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। अरे, तो हम क्या मर गए थे बेटा, हम भी तो दिखा रहे थे डॉक्टर के पास। बताओ, भागकर मैं डॉक्टर के पास से दवा ले आई थी, लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें बुला लिया। चलो कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से दिखाकर ले आओ। बहू, ज़रा जल्दी आना, अभी तो घर का सारा काम पड़ा हुआ है। भाई मेहमान आने वाले हैं। बेटा, ज़रा जल्दी करना। अभी मोहिनी जी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब पूनम का भाई जाएगा डॉक्टर के पास, उसके पैसे लगेंगे तो मोहिनी जी के पैसे बच जाएंगे। मोहिनी जी बड़ा ही मीठा बोलते हुए पूनम के पास गई। बहू, जल्दी जा, बेटे को दिखाकर वापस भी तो आना है। देखो क्या कहता है डॉक्टर, और थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। पूनम ने कुछ भी नहीं कहा, धीरे से अपना बैग भाई को पकड़ाया और मोनू को गोद में लेकर निकल पड़ी। लेकिन तभी बैग को देखते ही मोहिनी जी ने हैरानी से देखते हुए कहा, अरे बहू, ये बैग ले जाने की क्या ज़रूरत है। 1 घंटा लगेगा मुश्किल से। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। ये सुनकर पूनम का गुस्सा भी फूट पड़ा। माँ जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मैं नहीं आऊँगी यहाँ पर, कभी नहीं आऊँगी। ऐसे घर में मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना, जहाँ पैसों की खातिर मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं सुबह से आपसे पैसे मांग रही हूँ, गाड़ी बुलाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप ना तो पैसे देने को तैयार हैं और ना ही गाड़ी बुलाने को। अगर आपने टाइम पर पैसे दे दिए होते, गाड़ी बुला दी होती, तो मेरे बेटे की हालत इतनी नहीं बिगड़ती। मैं जा रही हूँ अपने मायके और कभी लौटकर नहीं आऊँगी। ऐसे घर में जहाँ बस मुझसे काम की उम्मीद की जा रही हो। आपके बेटी दामाद आ रहे हैं तो खुद बनाओ और खुद सेवा करो। गाजर का हलवा बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, जो मर्जी बनाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। खुद की बेटी के लिए इतनी परेशानी और मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। बहू के मुंह से ये सुनकर अब तो मोहिनी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तेज आवाज में कहा, खबरदार बहू, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। भाई को देखकर कुछ ज़्यादा ही नहीं इतरा रही हो। अरे शर्म करो, दवाई लेकर आई थी मैं उसके लिए, और धमकी किसको दे रही हो। मत आना कभी, कभी मत आना, ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी। नहीं बुलाऊंगी मैं तुम्हें, जैसे जा रही हो ना वैसे ही मुंह उठाकर आओगी। माँ जी, मोहल्ले के डॉक्टर की दवाई और बिना मरीज को देखकर कैसे दवाई देगा। कुछ तो आराम होना चाहिए ना। सुबह की आई दवाई से अभी तक उसको आराम नहीं हुआ, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊँगी, ऐसे लोगों के बीच में जहाँ किसी की जान की कीमत से भी ज़्यादा रुपए को अहमियत दी जाए। कहते हुए पूनम वहाँ से चली गई। वो सीधी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब मोनू को देखा तो उसे तुरंत एडमिट कर लिया। चेकअप करने पर पता चला कि उसे टाइफाइड हुआ है, इसलिए उसे 2-4 दिन अस्पताल में ही एडमिट रखेंगे। इधर पूनम के जाने के बाद मोहिनी जी भी बेटी दामाद को सारी बातें बताकर 2 दिन बाद खाने पर बुलाया। 2 दिन बाद जब संदीप आया तो मोहिनी जी 2-4 बातें लगाकर अपने हिसाब से संदीप के कान भर दिए। तो गुस्से में संदीप ने पूनम को फ़ोन किया, पूनम, ये क्या तरीका है। तुम मायके जाकर बैठ गई हो, शर्म नहीं आती तुझे। मेरी पीठ पीछे तुम माँ से जुबान लड़ाती हो और मायके चली गई। पति की बात सुनकर
पूनम भी रो पड़ी। उसने संदीप को बस इतना कहा, संदीप, माँ को बिना कुछ बोले जो एड्रेस भेज रही हूँ वहाँ पर चले आओ और सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी। पूनम ने अस्पताल का पता बताकर फ़ोन काट दिया। संदीप तुरंत ही आधे घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच गया। वहां अपने बेटे मोनू को एडमिट देखकर भागता हुआ डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर ने मोनू के बारे में सब कुछ बताया तो संदीप वहीं सर पकड़कर बैठ गया। उसके बेटे की हालत इतनी खराब थी और उसे पता भी नहीं था। वो भागते हुए पूनम के पास आया। पूनम, ये क्या है? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मोनू की इतनी तबीयत खराब है। तुम माँ हो तो मैं भी तो बाप हूँ उसका। संदीप की आंखों में आंसू आ गए। संदीप, मैंने तुम्हें बहुत फ़ोन किए, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने माँ जी को कहा कि माँ जी, गाड़ी बुला दीजिए, मोनू को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद माँ जी को मोनू की जान से ज़्यादा पैसे प्यारे थे, इसलिए उन्होंने मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई लाकर दे दी। उनसे मोनू को उल्टियाँ होने लगी, लेकिन फिर भी माँ जी मोनू को दिखाने को तैयार नहीं थी। इधर उधर से दवाई ला लाकर खिलाए जा रही थी। दवाइयों का उल्टा सीधा असर मोनू के ऊपर हुआ। फिर भी माँ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो बस गाजर का हलवा और बेटी दामाद के स्वागत की तैयारी करनी थी। मोनू की जो भी हालत हुई है, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुई है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना, तो मैं तुम्हारी माँ को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं ज़िंदगी भर उनका मुंह नहीं देखूँगी। सारी बात सुनकर संदीप खुद परेशान और हैरान था कि उसकी अपनी माँ उसके बच्चे के साथ ऐसा कर रही थी, उस मासूम बच्चे के साथ, जबकि संदीप अपनी सारी सैलरी का पैसा अपनी माँ को देता था, क्योंकि शुरू से ही मोहिनी जी घर की सारी जिम्मेदारी देखती थी। घर में क्या लाना है, क्या नहीं, किसे क्या देना है, रिश्तेदारों तक की जिम्मेदारी मोहिनी जी देखती थी। इसलिए संदीप उनको अपनी सैलरी का पैसा देकर निश्चिंत रहता था कि माँ सब कुछ देख लेंगी। लेकिन आज उसे पता चला कि माँ सब कुछ तो देखती है, बस उसके परिवार को छोड़कर। करीब 2 घंटे बाद मोहिनी जी का फ़ोन आया। अरे बेटा, तुम कहाँ हो? तुम्हारे जीजा जी आए हुए हैं, तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम आते ही निकल गए। पहली बार ऐसा हुआ कि संदीप को अपनी माँ की बातें कांटों की तरह लग रही थी। उसका मन तो किया कि अभी फ़ोन पर ही माँ से पूछे कि उसने उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अस्पताल था, वहाँ पर चीखना चिल्लाना ठीक नहीं था। इसलिए संदीप मन मारकर रह गया। लेकिन जब बार बार मोहिनी जी का फ़ोन आने लगा तो संदीप पूनम से बोला, पूनम, तुम थोड़ी देर मोनू का ध्यान रखो, मैं बस गया और आया। नहीं संदीप, अब मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी, तुम्हारे न रहने पर मैंने बहुत झेला है। कहते हुए वो रो पड़ी। पूनम की बात सुन संदीप की आंखों में भी आंसू आ गए। हिम्मत करके उसने कहा, पूनम, बस आधा घंटा दे दो, इसके बाद मैं तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पूनम ने कुछ भी नहीं कहा तो संदीप तुरंत अपने घर गया। जैसे ही हॉल में पहुंचा तो खाने की टेबल पर उसकी बहन, जीजा जी, माँ बैठे हुए किसी बात पर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। पनीर की सब्जी, पूरी, सलाद, रायता, पापड़, अचार, दही बल्ले और साथ ही साथ सबका फेवरेट गाजर का हलवा। इतना सब कुछ माँ ने खुद बनाया था। संदीप ने ध्यान से अपनी माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर तो मोनू को लेकर जरा सी भी चिंता नहीं थी, बल्कि बेटी और दामाद को देखकर चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। जैसे ही मोहिनी जी की नज़र संदीप पर पड़ी तो चेहरा तुरंत ही मुरझा गया। मोहिनी जी बोली, बेटा, तुम कब आए? आओ बैठो। कैसा है मोनू?
आराम तो है ना उसे। आ जाओ, थक गया होगा। बैठो, देखो तुम्हारे जीजाजी और दीदी आए हैं, उनके साथ बैठो, बातें करो। मैं तुम्हारा भी खाना लगा देती हूँ। संदीप ने बड़े ध्यान से अपनी माँ की ओर देखा। कैसे माँ उसे देखते ही एकदम से बदल गई, एकदम सीरियस हो गई। लेकिन इस सीरियस में भी बेटी दामाद को इम्पोर्टेंस देना नहीं भूली। माँ, मैं यहाँ बैठने और तुम्हारे ये तरह तरह की पकवान खाने नहीं आया हूँ। मेरा बेटा और मेरी पत्नी 2 दिन से बिना खाए पिए पड़े हैं, तो फिर मैं ये पकवान कैसे खा सकता हूँ? और माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने इतने सारे पकवान बना कैसे लिए। आपको जरा सी भी मेरे बेटे की चिंता नहीं है। क्या हालत बना दी है आपने उसकी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैंने क्या किया और क्यों 2 दिन से खाना नहीं खाया है? अरे माँ, बेटा मायके में ही तो जाकर बैठे है ना। अच्छा, तो अब समझ में आया कि उस महारानी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है तुझे। नहीं तो आज तक तुमने कभी भी अपनी माँ से ऐसे जुबान नहीं लड़ाई थी। माँ, शायद यही मेरी गलती है जो आज तक मैंने तुमसे ऐसी बातें नहीं की। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को भी कभी मालकिन नहीं समझा, उसे भी कोई हक नहीं दिया, क्योंकि आप इस घर की बड़ी थी। मैं अपने पैसे रुपए, अपनी सारी सैलरी आपको देता था ताकि आप सबका ख्याल बराबर रखेंगी। घर की बड़ी मुखिया हो, पर यह ख्याल रखा आपने, मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया और अब यहाँ पर बैठकर पकवान बना रही हो। माँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आज मेरे बेटे की जो भी हालत है, ये सब आपकी वजह से है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना, तो तरस जाओगी आप भी अपने बेटे का मुंह देखने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरा कुछ सामान रह गया, उसे लेने आया हूँ। मैं जा रहा हूँ माँ, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी और बेटे को लेकर कहीं और किराए के मकान में रहूँगा। लेकिन ऐसा अपना घर और ऐसे अपनों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। कहते हुए संदीप तुरंत अपने कमरे में चला गया। अपने और पूनम के कुछ कपड़े पैक करके तुरंत ही निकल गया। मोहिनी जी उसे रोकती रह गई, रोती रह गई, चिल्लाती रह गई। लेकिन संदीप के आंखों के सामने अपना बेटा घूम रहा था। आखिर था तो वो भी एक बाप ही ना। मोहिनी जी की उसने एक ना सुनी और तुरंत ही बैग लेकर निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसने पूनम को उसकी माँ के पास नहाने के लिए भेज दिया और खुद हॉस्पिटल में मोनू के पास रुका। करीब 10 दिन के बाद मोनू को अस्पताल से छुट्टी मिली। इतने दिनों में संदीप ने किराए का मकान भी ढूंढ लिया, सारी व्यवस्था भी कर ली। मोनू को अस्पताल से लेकर वो सीधा अपने किराए के मकान में रहने चले गई। मोहिनी जी को जब पता चला कि संदीप सच में किराए का मकान लेकर रहने लगा है, तो बड़ी मुश्किल से संदीप का पता करके रोती हुई उसके पास गई। बेटा, प्लीज़ अपनी माँ को माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। बेटा, घर चलो, तुम्हारे बिना वो घर सूना पड़ा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी माँ से अपने आप को दूर मत करो बेटा। नहीं माँ, जैसे तुम माँ हो वैसे ही मैं भी एक बाप हूँ। मैं भी अपने बेटे की हालत ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊँगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। माँ, अब इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, रही बात आपकी, तो अगर आप चाहती हो कि मैं आपके पास आऊँ तो बिल्कुल आऊँगा। मैं आपके पास मिलने आता रहूँगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उस घर में रहने के लिए आ जाऊँ, तो ये मुश्किल है। आप जाओ, अपनी बेटी और दामाद की खातिरदारी करो। उन्हें हफ्ते में 2-3 दिन लंच और डिनर पर बुला लिया करो, पकवान खिलाओ। यहाँ पर कम से कम मेरी पत्नी आज़ाद तो रहेगी। कल को कोई दिक्कत होगी तो उसके हाथ में 2 पैसे तो रहेंगे।
बाहर निकलने की आज़ादी रहेगी, किसी की मोहताज नहीं रहेगी, खुद गाड़ी बुला सकती है, बच्चे को अस्पताल ले जा सकती है, उसे दिखा सकती है। इसलिए माँ, अब आप जाओ और अपने बेटी दामाद को गाजर का हलवा बनाकर खिलाओ। मेरा बेटा इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, अब उसे आराम की और अपने माँ बाप की ज़रूरत है। कहते हुए संदीप तुरंत मोनू को लेकर कमरे में चला गया। बेचारी मोहिनी जी दरवाजे पर खड़ी रह गई। संदीप ने अंदर आने के लिए भी नहीं कहा और ना ही पूनम ने। पूनम को देखकर मोहिनी जी बोली, बहू कम से कम तुम तो समझो मेरी बात को। क्या समझूं माँ जी, भूली नहीं मैं जो आपने किया था मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ। आपकी ज़िंदगी में बेटे बहू और पोते के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए जाइए अपनी बेटी दामाद के पास बनाइए उनकी पसंद का खाना और खिलाइए। हम अपनी नमक रोटी में ही खुश हैं। कहते हुए पूनम भी अंदर चली गई। अब मोहिनी जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपना सा मुँह लेकर वो रोते हुए चुपचाप घर चली आई। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि संदीप ने उनकी बात नहीं मानी थी। बेटी दामाद के प्यार में आज मोहिनी जी अपने बेटे बहू और पोते को खो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।